हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन पॉलिटी। सो आज हम इंडियन पॉलिटी के दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के। सो प्लीज इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। जो नोट्स दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप उनको लीजिए और बार बार उनको रिवाइज करिए। ओके, तो लेट्स बिगिन अगेन। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट मी टेल यू, ये प्रेप आईएएस ने कंप्लीटली 3 मंथ्स के लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है। ओके, इट इज कंप्लीटली फ्री। ओके, सारे जो लेक्चर्स है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, प्लस इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो इसका कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ये स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेगा, आपका डायनामिक पोर्शन भी कवर करेगा फॉर प्रीलिम्स, प्लस सी सैट भी पेपर जो है, जो देखा गया है कि आजकल बहुत ही टफ आ रहा है रिसेंट ईयर्स में, तो वो भी कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे स्टडी मटेरियल और नोट्स भी मिलेंगे। यू कैन गेट ऑल दी स्टडी मटेरियल एंड नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। प्लस किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो हर संडे हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप वो डाउट्स हर लेक्चर के में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आप अपने डाउट्स पुट कर सकते हो और आपके सारे डाउट्स एड्रेस किए जाएंगे ऑन द डाउट क्लियरिंग सेशन। लास्टली आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये जो मॉक टेस्ट होंगे दे विल बी क्लोजली अलाइन टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जिस क्वेश्चन के, चाहे वो स्टैटिक पार्ट में हो या चाहे वो डायनामिक पार्ट में हो आने की, वो हम इन मॉक टेस्ट में आपको दें, राइट। तो और फैकल्टीज भी हमारी काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, आप देख सकते हैं सबकी डिटेल नीचे। ज़्यादातर ने प्रीलिम्स मींस मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, साथ ही साथ सबने प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्क्स से भी क्लियर किया है, तो सबको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। तो अगेन लेट्स बिगिन, अब शुरुआत करते हैं। तो पहले रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लेने के लिए बेसिक्स देखते हैं उसके, कि क्या कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये पावर कहाँ दे रखी है। So this power is given in under Article 368. So the power to amend the Constitution is given under Article 368. Okay, and it is under Part 20. Okay, so please remember this. The power to amend the Constitution is given under Article 368, Part 20. Okay, और इसमें किसको पावर दी गई है? Who has the power to amend the Constitution? Okay, it is the Parliament. पार्लियामेंट के पास है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट ऑल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो चीजें दी गई है कि एक तो पार्लियामेंट को पावर दे दी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी चीज कि अमेंडमेंट का कैसे करेगी पार्लियामेंट, अब वो पावर को कैसे यूज करेगी पार्लियामेंट, वो भी आर्टिकल 368 में दे रखा है। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, राइट। सो अगर देखें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कि कितनी इजीली आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। दैट हाउ इजीली वन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब से बना है, इनफैक्ट और वो इंडिया से पहले से बना है, तब से सिर्फ 27 टाइम्स अमेंड हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है? 103 बार, इन बहुत ही कम टाइम में। देखिए, सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कम टाइम में उससे बहुत ज्यादा बार अमेंड हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सर्टेनली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड नहीं है। और उसके अगला आप देखें ब्रिटिश। तो नाउ ब्रिटिश डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगेन ब्रिटिश में क्या है, अनलिमिटेड, मतलब जितने लॉज पार्लियामेंट पास करती है वो हर चीज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दी their constitution. Okay, though they do not have a written constitution, but anything passed by the parliament becomes a part of their constitution. Okay, so I hope you understand ki how our constitution is a blend of rigidity and flexibility. कैसे rigidity और flexibility का blend है, let's see. देखिए, कुछ चीजें तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाती हैं। some things can be amended by simple majority. इनफैक्ट आप सबको याद होगा, अगर मैंने आपने सबसे पहला लेक्चर देखा था आर्टिकल 4, इफ यू ऑल नो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 4 क्या था। आर्टिकल 4 में किस चीजों को अमेंड करने की बात की गई थी, और जिस भी चीज को अमेंड करने की बात की थी आर्टिकल 4 में, वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होता था। सो प्लीज लेट मी नो। दूसरा है, अब ये दोनों चीजें जो हैं, सी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए,
ये जो सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट्स आर नॉट अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट्स नहीं आते। ओके, सो सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो क्या आता है आर्टिकल 368 में? आर्टिकल 368 में बस दो टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं। एक हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू और एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स। अगेन डोंट वरी, आगे चल के हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है और स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है, राइट? और एक और चीज जो आपको जाननी चाहिए, सी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर है उस पर एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इट इज अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर, बट अगेन आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे आया। ओके, सो आई होप सम बेसिक्स आर क्लियर कि किसके पास है पावर अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को? पार्लियामेंट। और ये आर्टिकल 368 में दे रखा है प्रोसीजर। और Constitution can be amended by simple majority, changed या altered, but this amendment will not be an amendment under Article 368। तो ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगा। बाकी आर्टिकल 368 के अंदर दो टाइप के हैं, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स। ओके, अगेन देखिए आप लोगों को कई बार लगेगा कि मैं रिपीट करता हूं या मेरे रिपीट करने का क्या फायदा है इसे। बेसिक चीज यही है कि आपको रिवाइज भी करना है, आपको चीजें याद भी रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो मेरे रिपीट करने का पर्पज यही है, एक बार आपको समझा दिया, फिर एक बार आपको फटाफट समअप करके बता दिया ताकि आपको ज्यादा रिटेंशन रहे। ओके, बट इससे आपको खुद को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप ये नोट्स लीजिए और वहां से इनको रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट क्या दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 368? क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का? लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो देखिए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट को हम तीन ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट्स, मतलब कि कैसे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, तो कौन कर सकता है उस अमेंडमेंट को इनिशिएट, कैसे कर सकते हैं उसको इनिशिएट, ये। दूसरा है पैसेज ऑफ बिल। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वी से इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो वी पुट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन दी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो वो बिल कैसे पास होगा, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू पास अ बिल, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। और तीसरा है फाइनल स्टेप जो होता है, दैट इज असेंट बाय प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को आप जानते हैं कोई भी चीज जो पार्लियामेंट, या अगर अभी आप नहीं जानते तो आगे भी जानेंगे, बट लेट मी टेल यू एनीथिंग दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कुछ भी चीज जिसको लॉ बननी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, अगर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास किया है तो फाइनली वो प्रेसिडेंट से पास होके ही लॉ बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। विदाउट प्रेसिडेंशियल एसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो फाइनल स्टेप होता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बट इसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब ये जरूरी है, इज इट कंपलसरी, और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली चीज तो इनिशिएशन, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड प्लीज नोट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे इनिशिएट, कहां कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। ओके, सो इनिशिएशन, सो पहली चीज तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में भी। आप दोनों हाउसेस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब या तो जो जो वन हु इज मिनिस्टर, राइट, मिनिस्टर, और प्राइवेट मेंबर। अब देखिए ये थोड़ा समझने वाली बात है, आगे भी समझेंगे। मिनिस्टर वो हो गया जो गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी देखिए आप सब जानते हैं कैसे गवर्नमेंट बनती है, सब इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा में, जो मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, राइट। सो एंड फ्रॉम दैट सम आर इलेक्टेड एज मिनिस्टर्स। ओके, सो ये मिनिस्टर्स हो गए, और प्राइवेट मेंबर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्लीज आप नोट करिए, सी अ मेंबर ऑफ अ रूलिंग पार्टी, मतलब जिस पार्टी की मेजोरिटी है, ही कैन ऑल्सो बी अ प्राइवेट मेंबर। मतलब जैसे अभी एनडीए की सरकार है, देयर इज एनडीए गवर्नमेंट इन दिस इंटर सेंटर, तो जो कुछ जो मेंबर्स हैं एनडीए के, वो आर इन द लोकसभा और राज्यसभा, दे आर दे आर द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो दे कैन इंट्रोड्यूस देयर मिनिस्टर्स, बट सम ऑफ द जो पार्टी मेंबर्स हैं, कई मेंबर्स ऐसे हैं जो एनडीए के जो मिनिस्टर्स नहीं है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी प्राइवेट मेंबर्स। तो आई होप आप लोगों को अंतर क्लियर होगा कि मिनिस्टर कौन है, प्राइवेट मेंबर कौन है। और अगेन प्लीज ध्यान रखिए, देखिए प्राइवेट मेंबर कहीं भी हो सकता है, मिनिस्टर भी कहीं भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर भी राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है। तो प्लीज आई होप ये पॉइंट आपका एब्सोल्युटली क्लियर होगा कि कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं बिल, राज्यसभा या लोकसभा में, कौन कर सकता है प्रेजेंट, मिनिस्टर, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, या फिर प्राइवेट मेंबर, मतलब हु इज नॉट अ मिनिस्टर, हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मिनिस्टर, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, राइट? सो एंड ऑल्सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की, प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, ओके? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप याद रखिए प्लीज, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता, देयर इज नो रोल गिवन टू स्टेट लेजिस्लेचर इन इनिशिएशन, प्लीज ध्यान रखिए, इन इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट देयर इज नो रोल गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके? सी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है, इन्हीं पे जो है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, ओके? सो अगर देखिए एक जैसे कोई आपको स्टेटमेंट देता है, दैट अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पे आप कमेंट्स में बताना, दैट कोई आपको, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं दैट स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो रोल इन पैसेज ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ओके, कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, दैट स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो रोल इन पैसेज ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? सो ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेट का रोल होता है और वो रोल अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो इनिशिएशन में तो रोल नहीं होता, बट पैसेज में रोल होता है, ओके? बिल को पास करने में स्टेट हैज अ रोल। सो एंड फॉर पासिंग द बिल, कुछ की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने, पहली चीज तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना पड़ता है, मतलब जो प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने का, जो मेजोरिटी चाहिए वो दोनों हाउसेस में सेपरेटली चाहिए, चाहे राज्यसभा हो तो राज्यसभा में अगर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो राज्यसभा में पहले स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर लोकसभा को जाएगा, फिर लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होके फिर प्रेसिडेंट को जाएगा, या लोकसभा में होगा तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होके प्रेसिडेंट को जाएगा, और सॉरी लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर राज्यसभा को जाएगा, और फिर राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर प्रेसिडेंट को जाएगा। अगर अगर मान लीजिए लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा रोक लेता है, या राज्यसभा पास कर देता है लोकसभा रोक लेता है, तो उस केस में एक डेडलॉक हो जाएगा और देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ओके? तो उस केस में देखिए कुछ नहीं हो सकता, वो बिल आगे नहीं बढ़ सकता, दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना होगा बिल, ओके? ऐसा नहीं है कि एक ने पास कर दिया और दूसरे के दूसरे के थ्रू, मतलब दूसरा नहीं करता है, दूसरे को मतलब जॉइंट सिटिंग कोई प्रोविजन हो गया, या लोकसभा और रूल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउसेस को इक्वल पावर है। एक और तरीका इसको बोलने का है, दैट इज बोथ हाउसेस कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर, both houses have equal power to pass constitutional amendment bill, okay? दोनों houses के पास equal power है to pass constitutional amendment bill and there is no provision for joint sitting, please ध्यान में रखिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? नाउ दो तरीके से पास हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए बस सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए,
कि सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में आ गई तो वो बिल पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में आ गई और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी तो वो पास हो गया। और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, राइट, पार्लियामेंट में मतलब दोनों जगह स्पेशल, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से तो पास हुआ ही, बट उसके बाद 50% ऑफ द स्टेट्स को उसको रेटिफाई भी करना है। रेटिफाई मतलब उसको पास करना है, ओके, उसको एक्सेप्ट करना है 50% ऑफ स्टेट्स को, ओके। नाउ ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ये कैसे होती है? सो बेसिकली इट मींस मेजोरिटी दैट इज ऑफ द टोटल मेंबर्स, दैट मींस मोर देन 50%। जैसे आपको जानते हो आप कि आपका वो जो है मेंबरशिप उसका 545 है मेंबर्स इन लोकसभा, ओके। तो स्पेशल मेजोरिटी मींस 50% से ज्यादा, 545 के 50% से ज्यादा, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। कितना होता है इसका? 273, यानी 273 मेंबर्स को, एक तो 273 मेंबर्स को तो पास करना ही है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए टोटल मेंबरशिप हो सकती है 545, बट हो सकता है इसमें से कुछ चीज वैकेंट हो गई हो या कई जगह एब्सेंट हो कुछ मेंबर्स, तो बोलते हैं टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि कितने लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो आई होप स्पेशल मेजोरिटी भी क्लियर हो गया। और रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स मतलब सिंपल मेजोरिटी से होता है, यानी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। कि जो स्टेट्स में 50% जितने भी मेंबर्स हैं उस वक्त स्टेट लेजिस्लेचर में उसके 50% से ज्यादा उसको पास कर दें। सो आई होप आपको क्लियर है। और इनफैक्ट अब देखिए यही है रोल, ये रहा, दिस इज रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आगे जाके हम देखेंगे ये कहां पर आता है, ये जहां पर आता है जहां पर मेनली कोई फेडरल प्रोविजन हो। फेडरल मतलब जो ऐसा प्रोविजन हो जो स्टेट्स को भी इंपैक्ट करता हो। तो मेनली फेडरल प्रोविजंस जैसे हैं उसमें ये रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज फाइनल स्टेप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, ओके। सो आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1971 में आया था। इट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन प्रेसिडेंट टू गिव असेंट, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको उस बिल को असेंट देनी ही है। ही कैन नॉट रिटर्न द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि क्या प्रोसीजर दे रखा है अमेंडमेंट को लेके, कैसे अमेंडमेंट होता है, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे पैसेज होता है और कैसे फाइनली जो है प्रेसिडेंट को उसको असेंट देनी ही पड़ती है ड्यू टू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। सो प्रेसिडेंट कैन नाइदर रिटर्न द बिल नॉर विथहोल्ड हिज असेंट, ओके। मूविंग ऑन, सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कि कैसे अमेंड किया जा सकता है। तो एक तो हो गया ये स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये चीजें क्या है, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को रिलेट उनको लेके कोई अमेंडमेंट हो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को लेके कोई अमेंडमेंट हो, कोई भी लिस्ट 7 शेड्यूल है उसकी अमेंडमेंट हो, या रिप्रेजेंटेशन हो स्टेट्स का पार्लियामेंट में उसको अमेंड करना हो, राइट, या पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल 368 को, if one needs to amend article 368 on itself then it needs ratification of the states, okay। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज ये चीजें आपके रेफरेंस पे मैंने यहाँ डाल रखी है, आप इसको देख भी सकते हैं, ओके। मूविंग ऑन नाउ, दूसरा है बाय सिंपल मेजोरिटी। इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो यहाँ पर सारी मेंशन्ड है, ओके, बट प्लीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज दैट इट इज आउटसाइड आर्टिकल 368। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता। इनफैक्ट दिस इज नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी एन अमेंडमेंट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑल्टरेशन, ओके। सो बेसिकली देखिए आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ओके, ओके। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। तो यहाँ पर सारे जो प्रोविजंस हैं जो हो सकते हैं अमेंड वो दे दिए हैं मैंने आपको। अगेन यू कैन गो थ्रू इट इन द नोट्स ऑल्सो, राइट। सो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यू ऑल नो
राइट। आर्टिकल 4 में ये सारा आपको दे रखा था कि आर्टिकल 4 में क्लियरली मेंशन था कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगी। ये हो गया आपका, ये आपका 169 में है, आर्टिकल 169 में। ओके, अगेन देख सकते हैं यहाँ पर रोल है स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए तो स्टेट लेजिस्लेचर रिकमेंड करता है, ओके, टू मेक अ क्रिएट टू प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर किसी स्टेट में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है, जैसे पार्लियामेंट में जैसे आपका लोअर हाउस हो गया और अपर हाउस हो गया, वैसे वहां भी ऐसा ही होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर अपर हाउस बनाना है किसी स्टेट को, तो वो एक रिजोल्यूशन पास करता है और फिर वो रिजोल्यूशन पे हमारा पार्लियामेंट एक्ट करता है। अगेन डोंट वरी, ये चीज आगे हम जाके जब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिर सेकेंड शेड्यूल, सो प्लीज ध्यान रखिए, सेकेंड शेड्यूल होता है इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड अदर पर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस। ओके, सो प्लीज ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सारे शेड्यूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल किसके बारे में है। ओके, कोरम, salary allowances of members of parliament, rules of procedure, right, privileges of the parliament, its members and committees, use of English language in parliament, number of puissant judges, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं, conferment of more jurisdiction of supreme court, use of official language, so basically etc, right। so ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, all these things can be amended by a simple majority। see, देखिए इसको अमेंडमेंट इसलिए हम कंसिडर करें क्योंकि बेसिकली जब भी आप ये चीज करते हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो आता है, बट ये कोई ऐसा चेंज नहीं जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है, विच इज एन अमेंडमेंट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, दीज चेंजेस आर नॉट अंडर आर्टिकल 368। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन, अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेके कुछ और की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, राइट। पहली बात तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में एक और जो टाइप ऑफ अमेंडमेंट बचा, दैट इज ओनली विथ स्पेशल मेजोरिटी, राइट। सो हमने देख लिया बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ ये जो थर्ड टाइप है दैट इज ओनली विथ स्पेशल मेजोरिटी। तो बेसिकली ये जो दो कैटेगरीज है, इन दो कैटेगरीज को आप याद रख लीजिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा अमेंडमेंट हो दैट विल बी डन बाय ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके डीपीएसपी हो गए, एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज नॉट कवर्ड इन अदर टू टाइप्स। ओके, सो तीन तरीके से अमेंड हो सकता है, बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ आवर स्टेट्स, एंड बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, नाउ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको प्लीज ध्यान में रखिए, दैट ये जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंडर ये नहीं आता। तो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। इनफैक्ट यही एक चीज थी जो केशवानंद भारती केस में भी अपहोल्ड की गई थी। ओके, ये जो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, नाउ स्टेट कैन नॉट इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल प्रोविजन से रिलेट करते हैं उनको पास करने में आपने ऑलरेडी देख लिया उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक जैसे एग्जांपल आपका हो गया ये आपका जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट आया था। ओके, जीएसटी काउंसिल के लिए, ओके, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आया था। नेक्स्ट, देयर इज नो टाइम लिमिट कि जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को रेटिफाई करना, तो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, there is no time limit on a state legislature in which it needs to ratify a constitutional amendment act। and lastly, ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, ये कहां से लिया गया है? this has been taken from South African Constitution। okay, so I hope these are some other key points जिससे क्वेश्चन बनने की probability है। these are clear to you। okay, now moving on, अब हम पढ़ते हैं basic structure of the constitution। so this is basically something which is a limitation on amending power of the parliament। ओके, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन किसने प्लेस की? दिस लिमिटेशन वाज प्लेस्ड बाय जुडिशियरी। ये जुडिशियरी की है, एंड इट इज नॉट प्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है। So nowhere in the constitution there is written what is basic structure of the constitution। ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, इस पे एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है। तो लेट्स सी द इवोल्यूशन।
तो कुछ केसेस हुए थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे, उसके थ्रू जुडिशरी ने इसको इवॉल्व किया है। तो पहला शंकरी प्रसाद था, फिर गोलकनाथ, फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट, फिर केशवानंद भारती। तो शंकरी प्रसाद में, और बेसिकली ये जो सारे केस थे ये बेसिकली एक ही चीज के थे। ये किस चीज के ऊपर थे कि कैन पार्लियामेंट, एक क्वेश्चन था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, राइट? ये क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये कहा कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट यस पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंदर पावर्स हैं दैट इट कुड अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगेन देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन को हमने अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आप याद करेंगे तो वहां काफी डिटेल में डील किया था। ओके, तो यहाँ बेसिक आपको बता रहा हूं मैं। सो शंकरी प्रसाद में क्या होल्ड किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये पोजीशन कब तक चली? गोलकनाथ केस तक, राइट? तो गोलकनाथ केस तक ये था कि पार्लियामेंट के पास, जब तक पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है। बट गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ओके, सो पहली लिमिटेशन आई यहाँ पे। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट था एट दैट टाइम, जो गवर्नमेंट थी, उसने पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट इंटेंडेड टू गिव अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 24 के अंदर ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। ओके, अगेन इसके प्रोविजंस में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अगर आप याद करेंगे हमने जब पहले पढ़ा था तो तब इसके प्रोविजंस हमने कवर किए थे। अब फाइनली जिस केस में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, केस भी याद रखिएगा नाम इसका, कि कौन से केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया, केशवानंद भारती केस। ओके, सो इट अपहेल्ड द पावर्स, इट अपहेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर्स हैं फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की। बट एक सबसे बड़ी लिमिटेशन, और ये जुडिशियल इनोवेशन लाए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, राइट? सो दिस लेड डाउन अ सब्सटेंटिव लिमिटेशन कंपेयर टू प्रोसीजरल लिमिटेशन आर्टिकल 368। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिए। जो आर्टिकल 368 है ना आपका, वो बस एक प्रोसीजरल लिमिटेशन डालता है। मतलब अंडर दैट आर्टिकल 368 ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ओके, आर्टिकल 368 तो ये बोलता है कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है। तो अंडर आर्टिकल 368 देयर इज ओनली प्रोसीजरल लिमिटेशन, राइट? कि मतलब एक लिमिटेशन बस यही है, अगर सिर्फ देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन नहीं होता, इफ देयर वाज नो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देन ओनली लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट वुड हैव बीन, सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती पार्लियामेंट की कि उसको आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। और जब तक वो टिल द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 it can amend any part of the constitution. Okay, so I hope this is clear that under article 368 it can amend any part. But फिर जुडिशरी लाया बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया कि देखिए कुछ भी नहीं अमेंड कर सकता, सम थिंग्स आर वेरी फंडामेंटल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो की फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उससे रिलेट करती है। ओके, बट क्या चीज है वो, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये जुडिशरी ने कभी नहीं बताया। दिस हैज बीन एवर इवॉल्विंग। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। और क्या एग्जैक्टली क्या आता है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली नहीं बताया। ओके, आगे जाके ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और नई चीजें डाल सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में, राइट? सो एक तरीके से एक सब्सटेंटिव लिमिटेशन है। सब्सटेंटिव मतलब कि क्या चीज पार्लियामेंट नहीं कर सकता, ये तो बस प्रोसीजरल था आर्टिकल 368, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। बट यहाँ पर देर आर सम थिंग्स क्लियरली विच आर थ्रू जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये चीजें पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज थिंग्स। ओके, ये चीजें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ओके, तो अगेन कुछ की फीचर्स जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के जानने चाहिए, जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन। ओके, प्लीज कीप दिस वर्ड इन माइंड। एंड क्या चीजें, व्हाट थिंग्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज डिटरमाइंड बाय जुडिशरी।
So who determines what is part of basic structure of constitution? Judiciary. Okay. And also कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे भी मैंने दे रखा है कि और भी क्या क्या चीज आती है, बट ये स्पेसिफिकली इसलिए दे रखा है क्योंकि ये अमेंडिंग पावर से रिलेट करता है. तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर 1 एंड जुडिशियल रिव्यू आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज कीप दिस इन माइंड. लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर. एज पर बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है. ओके. और जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके. नाउ दिस बेसिक स्ट्रक्चर अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे एक क्वेश्चन भी हमने डाउट सेशन में डिस्कस किया था. दैट बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आफ्टर दिस डेट. प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो भी चीजें फिर जो मतलब एकदम शुरू में भी थी बिफोर द इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं करेगी. तो बिफोर द इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को वायलेट करता है तो इट कुड नॉट बी चैलेंज. जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं जिसपे क्वेश्चन आया था आपका. लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल ऑन विच क्वेश्चन केम, जो आपने देखा भी था. दैट पार्लियामेंट कैन नॉट, जो 9th शेड्यूल के ऊपर आया था. सो जो है दैट 9th शेड्यूल लॉज आर not subject to judicial review. So this was wrong. Okay, this was wrong. Basically देखिए इससे पहले के जो लॉज थे, इससे पहले इस डेट से पहले जो लॉज हमने अगर 9th शेड्यूल में डाल दिए, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. बट इसके बाद अगर आपने कोई लॉज डाले देन दे वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. और इसके ओरिजिन्स कहाँ है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके ओरिजिन्स आए थे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके. मूविंग ऑन, लास्टली अब आप कुछ की एलिमेंट्स देख सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ की एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मेंशन्ड है. सो ऑब्वियसली यू नीड टू सी ऑल दीज एलिमेंट्स और आपको इनको ध्यान में भी रखना है. ओके. अगेन जैसे क्या है, व्हाट आर दीज की एलिमेंट्स? लेट अस सी. व्हाट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आप क्या समझते हैं? देखिए अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है. पर इंडिया में कौन सुप्रीम है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव पार्लियामेंट इन इंडिया. ओके. पार्लियामेंट, तभी तो पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर्स है. ओके. देन सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एस.आर. बुमाई केस. ओके. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक बार आ भी चुका है इस पे क्वेश्चन कि एस.आर. बुमाई केस में किस चीज के बारे में मेंशन किया गया था, और उसके उसमें सेक्युलरिज्म भी दे रखा था एक ऑप्शन, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म. ओके. सो एस.आर. बुमाई केस में ये दो चीजें. तो इसी प्रकार देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट केसेस में ऐड किए. ये चीज आपको टेबल 11.1 जो है लक्ष्मीकांत की, उसमें मिल जाएगा कि किस केस में कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में. तो प्लीज एक बार आप वहां से जरूर गो थ्रू करिए और उसमें देखिए. ऐसा नहीं कि सारे केस देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जैसे केशवानंद भारती. देखिए केशवानंद भारती तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो पर्सन जिसके नाम पे केस है, ही हैड पास्ड अवे रिसेंटली ऑन सितंबर 2020. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो टेबल 11.1 में आप देखना कि केशवानंद जो भारती केस में कौन सी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है. सिमिलरली मिनर्वा मिल्स, राइट. और ऐसे एक दो और केसेस हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज आती है वो बताई गई है. ओके. तो फेडरल कैरेक्टर ये भी एस.आर. बोमाई, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ. प्लीज रिमेंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में है. ओके. हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस आल्सो कि दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, राइट. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, independence of judiciary. Now very important thing, please remember independence of judiciary is part of basic structure of constitution. Okay. Then limited power of parliament to amend the constitution, already seen. Effective access to justice and principles underlying fundamental right. So देखिए ये चीज देखिए, सी फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं
but उसके underlying principles cannot be amended. Okay, the principles underlying fundamental rights cannot be amended. Okay, so please इसको ध्यान में रखिए. So again, I hope this was lecture was useful for you. Okay, so we have completed, मतलब बड़े ही comprehensively हमने अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो कर लिया है. अगेन कोई भी डाउट हो आपको, प्लीज आप डाउट फॉर्म में पूछिए उसको. ओके, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है. एंड ऑल्सो कुछ भी सजेशन हो, रेटिंग हो, आप प्लीज लेक्चर्स को रेट करिए हमारे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, एंड ऑल्सो एज ऑलवेज आई आस्क यू, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए. ओके, कहाँ से मिलेंगे ये क्वेश्चंस, और रिवाइज करिए. राइट, रिवाइज तो आप ये नोट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, पहले तो नोट से कर लीजिए, फिर भी अगर आपके पास टाइम हो और आपको जरूरत लगे तो लक्ष्मीकांत से करिए. ओके, बट प्लीज ये 3 चीजें करिए. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, कहाँ से मिलेंगे आपको, ये आपको कुछ कई साइट से, जैसे फ्री यूपीएससी मटेरियल, ओके, ऐसी बहुत सारी साइट से, वहां से आपको मिल जाएंगे. ओके, तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए. सपोर्ट अस. देखिए हम आपके लिए बहुत ही कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लाएं, और हमारा तो इंटेंट, आवर इंटेंट इज दिस ओनली, कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे इस क्रैश कोर्स से सिलेक्ट हो, ताकि आफ्टर प्रीलिम्स we would also start a mains course. So our intent is to ensure that maximum people get selected from this course. Okay, so thank you very much and see you again next time with another lecture on Indian polity.